हेलो फ्रेंड्स, अब हम आज कुछ एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये एविडेंस एक्ट जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, इसमें दो पक्ष होते हैं। एक बचाव पक्ष होता है, एक अभियोजन पक्ष होता है। जो प्रोसिक्यूट करता है, जो मतलब जिसपे जो इल्ज़ाम लगाता है। बचाव पक्ष होता है जो अपने डिफेंस करता है। अभियोजन पक्ष में पीपीआई और कंप्लेनेंट और गवाह होते हैं इसके, और इसमें डिफेंस में होता है आरोपी और उसका वकील व गवाह। तो ये प्रोसिक्यूशन होता है और ये डिफेंस पक्ष होता है। और मुख्य परीक्षा जो होती है चीफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या करता है, डिफेंस का वकील व डिफेंस का गवाह, और दूसरा प्रोसिक्यूशन का वकील व प्रोसिक्यूशन का गवाह। और जो परीक्षा होती है वो क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें डिफेंस का वकील होता है और प्रोसिक्यूशन का गवाह होता है, और प्रोसिक्यूशन का वकील होता है, डिफेंस का गवाह होता है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। पुनः परीक्षा जो री एग्जामिनेशन होती है, इसमें नया तथ्य या छूटी हुई बात पर ही फिर वही क्रम, चीफ, क्रॉस और री। तो ये इनका क्रम होता है, पहले चीफ एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन। ये इसके बारे में बहुत आता है कि इनका क्रम बताओ। ये इसका एक इम्पोर्टेंट भाग है एविडेंस एक्ट का बच्चों। तो दोस्तों आगे हम शुरू करते हैं इसको। ये है एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट को इसमें सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि वाद जो हो जमीन, फसल, पशु आदि सिविल कोर्ट में, और जो केस जिनमें मुकदमा होता है चोरी लूट, जैसे क्रिमिनल केस होते हैं, चोरी लूट हत्या आदि क्रिमिनल कोर्ट में होता है। वो पहले बताया था। इसको सिविल मामलों को हम सूट बोलते हैं, यानी वाद बोलते हैं, और जो इसलिए सिविल सूट होता है। और जो क्रिमिनल को मामले होते हैं उनको केस बोलते हैं, उनको इसलिए क्रिमिनल केस हो जाते हैं। ये J&K को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, जिसका निर्माता जॉर्ज स्टीफन है। एविडेंस एक्ट 1972 में लागू हुआ था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी ये परिभाषा है बच्चों। जिस बच्चे ने इसकी परिभाषा अच्छे से पढ़ ली उसके लिए एविडेंस एक्ट फिर ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता, उसको ज़्यादा डराता नहीं है। धारा नंबर 3 है, न्यायालय मध्यस्थों को छोड़कर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति शामिल है। मीडिएटर को छोड़कर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट तथा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत, यानी पुलिस या फिर FSL वगैरह, वो सारे इसमें शामिल है। नंबर इसमें है धारा 3 में आगे तथ्य है, फैक्ट बोलते हैं। धारा 3 में फैक्ट क्या होता है? तथ्य के अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु या वस्तु की अवस्था या वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, जो उसको इंद्रियों द्वारा देखा, छुआ या सूंघा जा सके, वो फैक्ट है, तथ्य है। कोई मानसिक दशा जिसका ज्ञान किसी व्यक्ति को हो। दूसरा है जो कोई मानसिक दशा हो जिसका ज्ञान व्यक्ति को हो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये सुसंगत, रिलेवेंट। ये आपको बार बार आएगा, बार बार। सुसंगत क्या होती है, विसंगत क्या होती है, रिलेवेंट। इसको रिलेवेंट मतलब संबंधित। रिलेवेंट से इंग्लिश में तो ध्यान करो, रिलेवेंट होता है संबंधित, सुसंगत मतलब संबंधित तथ्य, यानी जो घटना से संबंधित दूसरे तथ्यों के भूत, वर्तमान या भविष्य के अस्तित्व को साबित करता है, उसे रिलेवेंट कहते हैं, संबंधित कहते हैं। जो भूत, वर्तमान या भविष्य के अस्तित्व को साबित करता हो उसे सुसंगत तथ्य कहते हैं, रिलेवेंट। विवादक तथ्य क्या होता है? विवादक तथ्य की परिभाषा में दिया है फैक्ट इन इशू। ये भी बार बार आपके सामने आएगा, ये शब्द भी। जिनके साबित होने पर ही वाद का निर्णय आधारित होता है, अर्थात जिसे एक पक्ष माने और दूसरा न माने, अतः न्यायालय जिन तथ्यों को के साबित होने पर किसी वाद में अपना निर्णय देने में सक्षम होता है, उन्हें ही विवादक तथ्य कहा जाता है। यानी जिस बात पर विवाद खड़ा हुआ कि एक पक्ष मानना दूसरा नहीं मानना, और उस कारण उसे कोर्ट में जाना पड़ा उस विवाद को लेके, तो वो जो तथ्य है वही विवादक तथ्य होता है। दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक या अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त की गई हो, डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। अक्षर, चिन्ह, यानी मतलब तुम्हारे कापी, किताब और तुम्हारे मोहर,
जिस पे भी अक्षर चिन्ह या अंक मतलब अवतरित हो वो सारे दस्तावेज होते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर जो आपके जो डिजिटल दस्तावेज है वो तो पेन ड्राइव वगैरह ये सारी चीज़ें भी इसी में आती है। साक्ष्य क्या होगा, एविडेंस किसे कहते हैं? वे सभी कथन जिनको जन्म के अधीन वे सभी कथन जिनको जांच के अधीन तथ्य की विषय वस्तु के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्य द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या साबित करने की अपेक्षा करता है, अर्थात जो तथ्य को साबित या ना साबित करने में न्यायालय की मदद करते हैं, चाहे वह दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कुछ भी हो। तो जिन साक्ष्यों की यानी जिन तथ्यों की मदद से कोर्ट में कोई चीज साबित की जा सके वही साक्ष्य होते हैं। अगली जो परिभाषा है साबित और ना साबित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साबित क्या है, ना साबित क्या है? कोई तथ्य है, देखो यह कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष लाए गए किसी विषय पर विचार करने के पश्चात या तो वह यह विश्वास कर ले कि उस तथ्य का अस्तित्व है, तो अगर न्यायालय यह विश्वास कर ले कि हाँ इस तथ्य का अस्तित्व है तो वो साबित है। तो जैसे मकान में धुआं निकल रहा है, काला पड़ा है, तो आग लगी है, बंदूक से धुआं निकल रहा है, तो यह साबित है कि बंदूक से गोली चली है। यानी धुआं देख के ये पता लगाया जा सकता है, मतलब कोर्ट में ये प्रूव किया जा सकता है कि इस घर में आग लगी है। और जैसे अगर गोली से किसी बंदूक से मतलब धुआं निकल रहा है तो उससे साबित ये होता है कि हाँ जब मैंने देखा कि बंदूक से धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब उसमें से गोली चली थी। ये कोर्ट में चीज सिद्ध की जा सकती है। भले ही मैंने गोली चलते हुए ना देखी हो, भले ही मैंने आग लगी हुई ना देखी हो, लेकिन धुआं निकलने से साबित किया जा सकता है कि हाँ मतलब उसमें गोली चली थी। तो ना साबित चीज क्या है? जब न्यायालय अपने समक्ष विषय पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो उसे ना साबित बोलता है। यदि घर से धुआं नहीं निकल रहा है और न ही काला पड़ा है तो यह बात ना साबित होगी कि घर में आग लगी है। ये इसका एग्जाम्पल है। साबित नहीं हुआ नॉट प्रूव्ड। देखो प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड ये तीनों एक ही अलग अलग चीजें हैं। यानी पेंडिंग माल खाने में अर्थात न साबित और ना साबित, जो माल खाने में पड़ी ना तो साबित हुई ना साबित हुई, उन्हें साबित नहीं हुआ माना जाएगा, नॉट प्रूव्ड। तो या तो वे सिर्फ माल खाने में ही पड़ा है, ना तो साबित हुई ना साबित हुई। तो धारा 4 उपधारणा कर सका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये शब्द। ये जो शब्द है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी, जितनी बार इंपॉर्टेंट लिख सको बच्चों से जितनी बार। उपधारणा करेगा, ऐसे तत्वों को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है या ना साबित मानने के सबूत मांग सकेगा। देखो उपधारणा करेगा मतलब कोर्ट ऑटोमेटिक ये मान लेगा कि भाई तुमने ये किया है, अब आप उस चीज को सिद्ध करोगे कि मैंने ये नहीं किया है। ये जो उपधारणा करेगा जहां शब्द आ गया ये बड़ी भयंकर चीज है बच्चों। उपधारणा करेगा, मैं प्रिज्यूम, ये जहां कोर्ट ने ये मान लिया कि भाई तुमने, जैसे ये लेडीज के मामले में होता है, किसी लेडीज ने आप तक कोई इल्जाम लगा दिया या रेप का लगा दिया, किसी भी चीज का लगा दिया, तो आप उस चीज को जब प्रूव करने का भार, साबित करने का भार आपके ऊपर आ जाता है ना, तो वो चीज साबित करना एक सबसे बड़ी भयंकर चीज है। बड़ी बड़ी एजेंसियां मिलकर किसी आदमी पे जो है इल्जाम साबित नहीं कर पाते, और तुम्हें एक पर्सनल आदमी को अपने आप को साबित करना है कि मैं निर्दोष हूं, तो ये बड़ी भयंकर चीज है अपने आप को साबित करना। कोर्ट कह रहा है कि तुमने लेडीज के तुम पे इल्जाम लगाया है कि भाई तुमने रेप किया है, तुम कह रहे हो मैंने नहीं किया है, तो इस चीज को आप प्रूव करोगे कि तुमने नहीं किया है। और जबकि चोरी के मामले में क्या होता है कि कोई आदमी तुम पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है या मर्डर का इल्जाम लगा रहा है, तो वो आदमी इल्जाम लगा रहा है, तो जो इल्जाम लगा रहा है उसे प्रूव करना होता है कि भाई हाँ तुमने इस पे इल्जाम लगाया तो इसे प्रूव करो कि भाई इसने किया है। लेकिन लेडीज के मामले में क्या होता है, कोर्ट ये उपधारणा करेगा कि हाँ तुमने किया है, अब तुम खुद को सिद्ध करोगे कि तुम निर्दोष हो। और ये निर्दोष सिद्ध करना या अपने आप को
मतलब बचाना बहुत भयंकर काम है, क्योंकि आप CBI कहीं क्राइम ब्रांच, पता नहीं कितनी ब्रांच है, एक दो ये मतलब इतनी तरह की ब्रांचें हैं जो सिर्फ ये आपको दोष साबित करने के पीछे लगी हुई होती है, और लेकिन तब भी मुलजिम छूट जाता है। और आप तो एक अकेले आदमी हो तो जिसे अपनी निर्दोषता साबित करने, इसलिए ये भयंकर चीज़ है। जैसे 498 का आरोप लगाने पर स्त्री पर ही यह साबित करने के लिए न्यायालय सबूत मांग सकेगा कि उसके प्रति क्रूरता हुई है, क्योंकि स्त्री स्वस्थ और संपन्न दिख रही है जब तक साबित या ना साबित कर दिया जाए। 498 ये है स्त्री के प्रति वो जो घरेलू हिंसा का 498। तो 498 का अगर उसने मुकदमा कर दिया तो कोर्ट ही तो उसे उसके हालत देख के भाई ये तो ठीक ठाक लग रही है तुम्हें क्यों, लेकिन अगर उसने कर दिया तो तुम्हें खुद को ही प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं भाई हम क्या है, हम निर्दोष है। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट को ये लग रहा है नहीं ये तो लग नहीं रही, तो कोर्ट तो मांग सकता है उससे उसके सबूत, लेकिन आप नहीं मांग सकते। अगर कोर्ट ने कह दिया हाँ ये तो दुबली पतली और भाई लग रहा है कि भाई पिटी चिटी है, हाँ तो आप प्रूव करो इस चीज़ को, तो कोर्ट धारणा करेगा कि हाँ भाई इसके साथ में 498 का यानी घरेलू हिंसा हो रही है। एग्जाम्पल 114 व 114 का एविडेंस एक्ट, उसमें देखना है कि 114 ए जो है उसमें भी दहेज का जो है वो है 113 ये भी है, और 114 ये है, 113 में नहीं है। उपधारणा करेगा और उपधारणा कर सकेगा, दोनों में अंतर है। ये उपधारणा करेगा सेल्फ प्रिज्यूम, इसे साबित ही मानेगा ये जब तक ना साबित ना कर दिया जाए, लेकिन इसमें सबूत की मांग नहीं करेगा। देखो वो जो मैंने इतनी बात बताई, सॉरी, वो उपधारणा करेगा क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम। उपधारणा कर सकेगा 498 है, या तो ये फिर भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बचाव है, लेकिन इस उपधारणा करेगा में बिल्कुल भी बचाव नहीं है। इसमें तो कोर्ट मान के ही चलेगा कि रेप तुमने किया है, अब आप खुद बचाव करोगे अपना कि तुमने नहीं किया है। उपधारणा कर सकेगा में जो क्या है कि कोर्ट फिर भी पूछ सकते हैं सामने से, लेकिन करेगा में जहां उसने उपधारणा कर ली तो आप जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया 304B के साबित करने का भार पति पर है, यदि यह दहेज हत्या नहीं है, अन्यथा कोर्ट बिना सबूत मांगे विश्वास कर लेगा कि दहेज हत्या ही है। वो आपको सिद्ध करना कि दहेज हत्या नहीं है, आप करो, सिद्ध कैसे करोगे। तो इसलिए ये दोनों जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दोनों परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। जिस भी एविडेंस एक्ट में जहां भी ये आ गया, ये मानो वहीं फंस गया मामला। निश्चायक सबूत, लेजिटिमेसी, इसमें साबित करने या साक्ष्य दिए जाने की भी आज्ञा नहीं होगी। ये सबसे भयंकर, इससे भयंकर है। इसमें न तो साबित करने की हुआ होगी और न साक्ष्य देने की। 112 एविडेंस एक्ट में विवाहित स्त्री के पैदा हुए बच्चे को एक को उसके पति का ही माना जाएगा, इसमें कोई सुनवाई नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तुम्हारी शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ तो आप का ही बच्चा माना जाएगा, ना तो आपसे कोई सबूत मानना जाएगा, ना आपसे कोई साक्ष्य दे सकते, बच्चा आप ही का है। ये सबसे भयंकर है। अर्थात एक पक्ष के साबित हो जाने पर दूसरे पक्ष को साबित करना साबित मानेगा, एक पक्ष के साबित हो जाने पर दूसरे पक्ष को साबित मानेगा, जब तक कि इन दोनों के अलावा कुछ नया पक्ष साबित या ना साबित करने पर इन्हें प्रभावित न करे। अच्छा, विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देना यानी फालतू की बात नहीं है। ये यहाँ से अब जब क्या हुआ, ये धाराएं शुरू हो गई। वो अभी तक परिभाषा थी, ये क्या हुआ, धाराएं शुरू हो गई 5 से। ये इंपॉर्टेंट धाराएं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देना यानी फालतू की बात करना। आप इसको पढ़ लेना बुक में, ये मैंने शॉर्टकट दिया है याद करने का एक तरीका। विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य देना यानी फालतू की बात करना, ये एविडेंस एक्ट की बुक में पढ़ लेना। ये मैंने एक निचोड़ दे दिया, इसको याद रखने का तरीका। देखो इसमें अंदर कुछ याद नहीं रखना है, याद रखनी है सिर्फ ये चीज़ें।
5 में ये है, 6 में ये है, 7 में ये है। तो ये चीज़ें जो इसमें याद रखनी है हमें, यही मैंने दिया है। अंदर पढ़ना जरूरी है, पढ़ के समझ के तब आपको ये याद रखना है। एविडेंस एक्ट बहुत बहुत ही सिंपल एक्ट है, मुश्किल से 4-5 पेज में सब पूरा एविडेंस एक्ट खत्म है। सिर्फ आपको परिभाषा अच्छे से पढ़नी है, उनको समझना है, और ये जो मैं इम्पोर्टेंट बताता जा रहा हूँ इनको याद करना है, और कुछ नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अंदर सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए याद सिर्फ एक ही लाइन में हो जाती है। ये जो यहाँ पे लाइन खत्म, यहाँ पे, ये एग्जाम में ऐसी ही आपको लाइन रखी मिलेगी। एग्जाम में एज इट इज यही रखा मिलेगा, ये पूछ लेंगे धारा कौन सी है, सिर्फ यही एग्जैक्ट यही चीज लाइनें लिखी मिलेगी, सिर्फ धारा पूछेगा आपसे। ये इसमें भी फायदा है, घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ यही लाइन आपको रखी मिलेगी, सिर्फ धारा पूछेगा। इसलिए ये सबसे सिंपल लगता है मुझे। विवादक तत्व और सुसंगत तत्वों का साक्ष्य देना, यानी फालतू की बात करना, पढ़ लेना अंदर इसको। धारा 6, एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों की सुसंगति, राष्ट्र का दोस्त यानी रस ज्येष्ठ का सिद्धांत। धारा 7 है, वे तथ्य जो विवादक तत्वों के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में 5, 6, 7। वे तथ्य जो विवादक तत्वों के प्रसंग हेतु या परिणाम है, इनको ऐसे ही एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए। धारा और शब्द ऐसे ही याद करो, अंदर पढ़ लो। प्रसंग मतलब ओकेशन होता है, हेतु का मतलब कारण होता है, और इफेक्ट मतलब परिणाम मतलब इफेक्ट होता है। यानी इसमें क्या होगा, प्रसंग, हेतु और परिणाम, 3 शब्दों का यूज होगा इसमें। अंदर जब एविडेंस एक्ट खोल के आप पढ़ोगे इसमें 3 शब्दों का यूज होगा। प्रसंग का देखो, ओकेशन का मतलब है नंगा हो ना होगा क्या, और नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। यानी जब पैसे लेकर अवसर अकेला भाग गया जंगल में तो लूटने का अवसर दिया। ये याद करने का एक वो अध्याय इसमें ओकेशन को समझाने का एक तरीका है कि आप पैसे लेके जंगल में जाओगे तो लूटने का अवसर तो आपने खुद दिया है। तो नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ये याद रखने के लिए। कोज मतलब हेतु को भैंस लेने गया पड़ोसी को बताकर, यानी कारण है कि पड़ोसी ने सोचा उसके पास पैसे है, उसके पास क्या है, कारण दे के गया। कारण है कि भाई मैंने पड़ोसी को बताया और किसी को बताया नहीं, तो ये कारण है। और परिणाम की इफेक्ट मतलब रास्ते में लूट हो गई, गुत्थम गुत्था के साक्ष्य, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि गुत्थम के साक्ष्य, बाल थूक ये इत्यादि मिलना, ये क्या है, परिणाम है। प्रसंग क्या है, मतलब उसे हम अवसर देना, मतलब पैसे लेके वो जंगल में गए तो उसने लूटने का अवसर दे दिया। कारण का कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें कारण क्या है। कारण ये है कि उसने एक ही आदमी को बताया, उनको बताया नहीं, ये कारण है। देखो बच्चों, ये एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट का मतलब है प्रूव करना किसी चीज को। एविडेंस मतलब साक्ष्य इकट्ठे करना, साक्ष्य को प्रूव करना। इसमें मतलब आईपीसी सीआरपीसी नहीं चल रही है, इसमें काम हो चुका है, वहां से एविडेंस उठा के लाए हैं। हम सिर्फ बातों के माध्यम से या फिर एविडेंस साक्ष्यों के माध्यम से हमें कोर्ट में प्रूव करने के लिए है। इसमें क्या है कि जो चीज घटना घट चुकी उसके बाद की सब चीजें चल रही है, उसके बाद घटना घटने के बाद में हम अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। तो घटना घटने के बाद में क्या 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 देखा जाएगा, पहले ओकेशन देखा जाएगा कि इसने अवसर क्या दिया, फिर कारण क्या था, मतलब किस किस पर सक जाता है, किस किस कारण से जाता है, परिणाम क्या है, वो ये सारी चीज़ें इसमें 7 नंबर में आती है। तो ये इसमें आपको बुक में पढ़ने से ज़्यादा समझ में आएगा। परिभाषा पढ़ ली आपने, यहाँ से ये एक लाइन याद कर लो, और अंदर बुक में पढ़ने से ज़्यादा समझ आएगा। धारा 8, हेतुक तैयारी और पूर्व को या पश्चात का आचरण, तो इसके बोलते हैं हेतुक, मोटिव को बोलते हैं। देखो उसमें अवसर को, उसमें प्रसंग हेतु परिणाम था, इसमें हेतु तैयारी और पूर्व का या बाद का आचरण है। हेतु तैयारी, पूर्व का या बाद का आचरण। 7 और 8 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको एविडेंस एक्ट में पढ़ के अच्छे से समझनी है। परिभाषा आपने पढ़ ली, परिभाषा समझ आ गई तो ये भी आपके अच्छे से समझ आ जाएगी जब 2-3 बार चीज़ को पढ़ोगे। उद्देश्य है, मोटिव का मतलब उद्देश्य होता है, तैयारी का मतलब प्रिपरेशन, यानी उसका कुछ उद्देश्य रहा होगा पहले, फिर उसने तैयारी की होगी, और उसके पहले पूर्व का अपराध करने से पहले का आचरण क्या था और बाद का आचरण क्या था, उनके हिसाब से कोर्ट में हम प्रूव कर सकते हैं कि भाई पहले ये मतलब उछलता कूदता फिर रहा था और मारने के बाद में इतना घबरा गया, जब मुझे मिला इतना घबराया हुआ था ये,
तो या फिर पहले इसने ये पहले ही लोगों को बोलना कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और कभी भी मर सकती है, जबकि वह ठीक है, और जहर से मारने के बाद चेहरे पर खुशी दिखाई देना। तो ये क्या है, ये धारा 8 में है। हेतुक तैयारी पूर्व या बाद का चरण 8 में है, और क्या है, प्रसंग हेतुक और परिणाम यानी ओकेशन कॉज और इफेक्ट के में 7 में है। तो इस तरह हम इनको याद रखेंगे। 6 में क्या है, 6 में है रास्ते का दोस्त यानी रसज्येष्ठ का सिद्धांत। यानी इसमें जहाँ तक मेरे याद आ रहा है ये है कि एक आदमी रोड पे को जा रहा है और वो देखता है कि भाई कहीं पे लड़ाई छिड़ी हुई है, तो वो वहाँ पे जाके क्या होता है, खड़ा होकर मतलब या तो उसकी वीडियो बना लेता है, या फिर क्या करता है कि भाई उसके सामने उसको चक्कू मार देता है, और चक्कू मारने के बाद में फिर क्या होता है, वो जो दोस्त है वो बोलता है कि इसने मेरे सामने चक्कू मारा है, बल्कि उनसे कोई संबंध नहीं है। वो या तो वो उस चीज़ को बोल देता है, या फिर उसको वीडियो को वायरल कर देता है, या फिर जैसे भी वो जो रास्ते का दोस्त मतलब ये एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों की सुसंगति की, मतलब दोनों एक ही समव्यवहार मतलब एक ही, मतलब एक घटना भले ही वो मतलब यहाँ पे हुई हो, मतलब दिल्ली में हुई हो, और वो सेम उससे रिलेटेड एक मतलब कुछ बदमाश ने यहाँ भी चोरी की और उनके के ही ग्रुप ने वहाँ भी चोरी की हो, अगर वे घटनाएं अलग अलग भी हुई है तो वे सारी एक ही समव्यवहार के भाग माने जाएंगे। या मतलब बुक में अच्छे से पढ़ लेना, मेरे जितना भी याद था मैंने अब इतना बता दिया। बुक में आप पढ़ोगे तो आपकी समझ आ जाएगा। एक ही समव्यवहार के भाग होना, एक ही मतलब सभी एक ही चीज़ के, एक ही कहानी के, या एक ही जो वो अपराध हुआ है उसके भाग होना। विवादक तत्व और सुसंगत तत्वों का साक्ष्य देना। विवादक 5 में क्या है, विवादक तत्व और विवादक तथ्य कौन से है, जिन पर विवाद हुआ है। सुसंगत तथ्य है जो उससे रिलेटिव है, जो उससे संबंधित है। विवादक तथ्य जिन पर विवाद उत्पन्न हुआ, जो कोर्ट में गए जिसके ऊपर, और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य मतलब कोर्ट में दिया जा सकेगा। विवादक तथ्यों का साक्ष्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य कोर्ट में दिया जा सकेगा। ये 5 नंबर धारा कह रही है कि साक्ष्य किस चीज़ों का साक्ष्य कोर्ट में दिया जा सकेगा। ये कह रही है 5 नंबर धारा के विवादक तथ्य जो है और जो सुसंगत यानी उससे जो विवाद है उससे जो रिलेटिव चीज़ है उनका तथ्य कोर्ट में दिया जा सकता है। 5 में ये कह रही है। 5 में ये कह रही है। 6 में कह रही है कि एक ही अपराध के अगर भले तो 2-3 जगह अपराध हुए वे सभी एक दूसरे के भाग माने जाएंगे। तथ्यों की सुसंगति मतलब वे एक दूसरे से संबंधित माने जाएंगे। सुसंगत मतलब रिलेटिव उनके एक दूसरे से संबंध माना जाएगा। ये रास्ते का दोष रजिस्टर का सिद्धांत है। 7 में मैंने बताया कि उसमें क्या है कि अवसर, कारण और इफेक्ट देखा जाएगा। 7 में 8 के अनुसार क्या देखा जाएगा कि उद्देश्य क्या था उसका, उद्देश्य तैयारी और पूर्व का और बाद का आचरण 8 के अनुसार सिद्ध किया जाएगा कोर्ट में। और 9 भी इम्पोर्टेंट है। 9 में क्या है, 9 में है कि सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण व पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य है। स्पष्टीकरण, पुनः स्थापन या परिचय या वस्तु या व्यक्ति की पहचान, स्थान या समय को दर्शाने वाले या पक्षकारों के संबंध के जो तथ्य होंगे सुसंगत होंगे। स्पष्टीकरण, लोगों से अपने आचरण को स्पष्ट करते फिरना। जैसे हम तो ब्लड डोनेट करने गए थे, पुलिस से डरकर नहीं भागे थे, दुर्घटना होने के कारण रिश्तेदार की। इसमें क्या है, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण व पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य है। जो रिलेटिव है, जो मतलब उस घटना से संबंधित तथ्य है उनका स्पष्टीकरण इस धारा में के अनुसार है। जैसे परिचय क्या है, पुलिस से छिपकर दाढ़ी बढ़ाना, खेतों में रहना। स्पष्टीकरण मांगेगी इसमें। अच्छा, वस्तु या व्यक्ति की पहचान, इसमें सारे 9 में ही है। स्पष्टीकरण, परिचय, वस्तु या व्यक्ति की पहचान न्यायालय में टीआईपी एविडेंस एक्ट 9 के अनुसार होती है, जिसकी पावर 54 सीआरपीसी में है। टीआईपी हमेशा लिंक रजिस्टर करता है, चाहे वस्तु की हो या व्यक्ति की। डेड बॉडी की भी टीआईपी होती है। टीआईपी के दौरान टीआईपी के दौरान कभी भी पुलिस मौजूद नहीं होती। टीआईपी कराने की पावर सिर्फ मजिस्ट्रेट को होती है। स्थान, नक्शा, मौका, इसमें क्या है कि स्पष्टीकरण के ये सारी चीज़ें इसमें स्पष्टीकरण में आती है। क्या आती है, टीआईपी भी मतलब स्पष्टीकरण में ही आता है कि वो किसी चीज़ को स्पष्ट
करके देखना, या बातों द्वारा या उसकी पहचान द्वारा नक्शा बना के उसको स्पष्ट करना कि भाई यहाँ मर्डर हुआ, यहाँ से ये हुआ होगा, यहाँ से ये कपड़े पड़े, यहाँ फलाना, ये भी स्पष्टीकरण में आता है। रिलेटिव तथ्यों का स्पष्टीकरण करना। और समय ये हत्या होने पर नक्शा मौका ड्राफ्टमैन ही बनाएगा, भूमि विवाद में नक्शा मौका पटवारी बनाएगा। समय क्या है, समय पता करने के लिए अपराध का विशेषज्ञ की राय, जैसे एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि। पक्षकारों के संबंध में पुरानी रंजिश, ये सारी चीज़ें क्या स्पष्ट करती है कि भाई जो घटना से संबंधित है, जो घटना हुई है उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको स्पष्टीकरण किस चीज़ से होगा, इस तरह होगा। मतलब नक्शा मौका और उसका जो वहाँ से वो एफएसएल रिपोर्ट और पक्षकारों के जो पुरानी रंजिश से गाँव में जाकर पूछताछ होगी, तो इन चीज़ों से क्या होगी, वे पुरानी चीज़ें। भाई ये तो जो 7 में और 8 में तो मतलब हमने क्या किया कि वे जो जिनसे ये सारी पूर्व में जो बातें उसने कही वे इकट्ठा किए, उनका स्पष्टीकरण इस यहाँ पे सबूतों के हिसाब से किया हमने। तो नो इम्पोर्टेंट है वो इसमें नक्शा मौका फलाना, ये सारी चीज़ें जैसे पूछेगा कि नक्शा मौका का और एफएसएल रिपोर्ट और पक्षकारों का समय पुराना फलान ढमकाना किस में, सेक्शन 9 में है वो, धारा 9 में। नक्शा मौका है तो धारा 9, नक्शा मौका 9। 8 में क्या है, मोटिव प्रिपरेशन आचरण। 7 में क्या है, ओकेशन कोज इफेक्ट है। और 6 में क्या है, 6 में रास्ते का दोस्त रजिस्ट का सिद्धांत, यानी एक ही व्यवहार के विभाग होने वाले तत्वों की सुसंगति, एक दूसरे से संबंधित होंगे, वे सुसंगत होंगे। और 5 में क्या है कि विवादक तथ्य और सुसंगत, यानी जो विवादक तथ्य और जो सुसंगत तथ्य है उनका साक्ष्य हम कोर्ट में जमा कर सकते हैं, उन्हीं का साक्ष्य कोर्ट में जमा कर सकते हैं। धारा 10 ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। धारा 10 सामान्य परिकल्पना के में जब षड्यंत्र का अपराध गठित हो चुका हो, कहीं भी कही गई या की गई बातें लिखकर या बोलकर। सामान्य परिकल्पना में जब षड्यंत्र का अपराध गठित हो चुका हो, षड्यंत्र का अपराध गठित हो चुका हो, कहीं भी कही गई या की गई बातें, जो कही गई उस अपराध को करने के लिए जो बातें कही गई या की गई, वे सारी धारा 10 के अनुसार कोर्ट में सिद्ध की जाएगी। जब यह साबित हो चुका है कि 120 का अपराध हो चुका है, तब षड्यंत्रकारियों में से किसी एक के द्वारा लिखकर या बोलकर कही गई या की गई बातें षड्यंत्र में शामिल अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी इस्तेमाल में लाई जा सकेगी कोर्ट में। चिट्ठी के में अपराध से संबंधित बातें मिलना, या व्यक्तियों के कार्य वह नाम होना। चिट्ठी में मिल गया भाई, हाँ तो इसका मतलब ये भी नाम ले दिया जाए, जैसे कोर्ट में नाम ले दिया, हाँ भाई। या फिर वीडियो डायरी, पेन ड्राइव, सीडी आज उसमें उसके अपराधी के घर से मिले, उसमें किसी का नाम आ गया तो वो भी उसमें मतलब दोषी माने जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया, इंदिरा गांधी मर्डर केस में पंजाब में बैठे व्यक्ति को भी डायरी में नाम लिखे होने के कारण फांसी हुई थी। तो धारा 11 वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो गए, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी आती है। जो कहीं सुसंगत, जो रिलेटिव कहीं भी रिलेवेंट नहीं है, कब रिलेवेंट होंगे भी। अलीबाई, ये शब्द बहुत आता है बच्चों, अलीबाई का सिद्धांत, अलीबाई का सिद्धांत, रजिस्टर का सिद्धांत, ये दोनों एक दूसरे से इतने रिलेटिव है कि वो पूछ लेगा अलीबाई का सिद्धांत किस में है, रजिस्टर का सिद्धांत 6 में है, अलीबाई का सिद्धांत 11 में है, अलीबाई का सिद्धांत, रजिस्टर का सिद्धांत, सिर्फ वो ही आता क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यही चीज़ आती है, रजिस्टर का सिद्धांत किस में है, अलीबाई का सिद्धांत किस में है, यही दो। मैं तो 2-3 बार देखा, दोनों 3 बार यही आया। तो ये धारा 11 और 6 में एक दूसरे को इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, तो ये पक्का याद करना। अलीबाई का सिद्धांत क्या है, यानी एक आदमी एक समय में फिजिकली एक ही स्थान पर रह सकता है। ये कोर्ट में कि भाई ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये तो मतलब वहाँ पे मर्डर कर दिया इसने और यहाँ पे रोजनामचे में भी उसका नाम है, और अगर फिंगरप्रिंट वहाँ मैच कर गए तो इसका मतलब रोजनामचे में नाम होने का कोई रोजनामचे में उसकी एंट्री होने का कोई संबंध नहीं है। यानी या तो वहाँ था वो या यहाँ था, दिल्ली था या तो या फिर वहाँ था। तो ये क्या है, अलीबाई का सिद्धांत है कि एक आदमी फिजिकली एक ही जगह पे माना जाएगा, रह सकता है। तो धारा 12 भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, 12 भी इम्पोर्टेंट है। देखो 5 से लेके 11 तक तो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12 नुकसान के बाद में ध्यान रखो, ये आगे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, आ सकती है
लेकिन इतनी नहीं है जितनी भी पहले वाली है। नुकसान के वादों में न्यायालय को रकम आधारित करने में जो तथ्य समर्थ बनाते हैं वो सुसंगत होंगे। जैसे ये है एमएससीटी केस में कितना क्लेम मिलेगा। 13 नुकसान के वादों में न्यायालय को रकम आधारित जो न्यायालय को रकम पर निर्धारण करने में जो साक्ष्य संबंधित होते हैं वो कोर्ट की सहायता करते हैं, वो धारा 12 में आते हैं। अच्छा जी, धारा 13 जबकि अधिकार रूढ़िवादी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 14 भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 14, 15, 16 कोई सी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना। धारा देखो, धारा 13 भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 14 भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे फिर ये कोई सी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेना है कोई अखबार। जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। 17 इम्पोर्टेंट है। स्वीकृति की परिभाषा, स्वीकृति की परिभाषा 17 पढ़ लेना। क्या होती है स्वीकृति? वह कथन है जो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान या इशारा करती है। स्वीकृति क्या है? एडमिशन। उसने बोलते नहीं क्या, ये कोर्ट में एडमिशन एडमिट कर लिया, उसने स्वीकृत कर लिया। तो जो 164 के बयान भी हो जाते हैं सीआरपीसी के, तो 100 तो वो इसी से संबंधित है कुछ। स्वीकृति नशे की हालतों में मान्य नहीं है। स्वीकृति पूरा पक्ष या उस पक्ष की ओर से एक व्यक्ति भी कर सकता है। या जैसे यदि बस में किराया लेने के बाद भी ये चेकिंग वाले पकड़ते हैं तथा कोर्ट में कंडक्टर यह कहे कि उसने किराया लिया था, तो डीटीसी के विरुद्ध मानी जाएगी। कोर्ट अपने हित के विरुद्ध ही स्वीकृति मान्य करता है, हित में नहीं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जैसे मुझे किसी से इसमें धारा स्वीकृति, देखो एडमिशन भी ये कुछ नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ हुई। कोर्ट अपने हित के विरुद्ध ही स्वीकृति मान्य करता है, हित में नहीं। मतलब तुम्हें अगर किसी को पैसे देने हैं तो कोर्ट कहेगा हाँ दो, लेकिन अगर तुम कहो कि मुझे इससे पैसे लेने हैं तो कोर्ट उसे मान्य नहीं करेगा। आपकी डायरी में ये अगर ये लिखा हुआ है कि मुझे इतने पैसे फुलाने को देने हैं, फुलाने ढिमकाने को देने हैं, तो कोर्ट उसे मान्य कर देगा। लेकिन आपकी डायरी में अगर ये लिखा हुआ है मुझे उससे इतने पैसे लेने हैं, तो आपका जो बेनिफिट है उसे कोर्ट मान्य नहीं करना है, वो स्वीकृति की में नहीं आता है। जो आपको देने हैं, जो आपके हित में नहीं है, तो उसे कोर्ट स्वीकृत करेगा। ये दिलचस्प तथ्य है, ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ही ये धारा 17 इम्पोर्टेंट है। जो आपके हित के विरुद्ध है उसे ही कोर्ट मान्य करता है। आप कहते रहो कि मुझे इस पैसे लेने, इतने लेने, नहीं मानेगा। अगर आप ये कह दो एक बार कि मुझे हाँ इसको इतने पैसे देने हैं, तो कोर्ट का मान लेगा, तो दो पैसे, क्योंकि कोर्ट यह विश्वास करके चलता है कि इसमें ये झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसमें तो इसका हित है ही नहीं। हाँ, अगर तुम किसी से पैसे मांगते हो तो कोर्ट समझ जाता है कि इसमें इसका हित है, इसलिए झूठ बोल रहा है। संशयकर्ती कन्फेशन, सॉरी, वो ये जो मैंने बोला 164, वो ये है संशयकर्ती कन्फेशन, सॉरी, वो स्वीकृति नहीं है। एडमिशन एक अलग चीज़ है, संशयकर्ती कन्फेशन एक अलग चीज़ है। अच्छा, स्वीकृति की एडवाइज संशयकर्ता एविडेंस एक्ट में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव के अपने द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में जो देता है वो तो वह संशयकर्ती कहलाती है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी दबाव में कि अपने द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोर्ट में जो जवाब देता है, जो बयान देता है बिना किसी, तो अगर वो कोर्ट में कोई संशय करते दे रहा है, अपने कबूल कर रहा है अपने उसे, तो कोर्ट उससे बार बार पूछेगा कि आप किसी के दबाव में तो नहीं हो, आप किसी के दबाव में तो नहीं हो। वो कहेगा कि नहीं मैं दबाव में नहीं, तो उसको मान लेगा कि ठीक है भाई इसने अपराध किया, सजा तो इसको। संशय करते नशे की हालत में भी मान्य है, और यह केवल आपराधिक मामलों के में की जाती है। केवल अपने संबंध के मामले में संबंध में मान्य होगा, केवल अपने संबंध में मान्य होगा, अन्य के विषय में नहीं। केवल मैं अपनी संशय कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता कि भाई फलाना ने भी मर्डर करा, उसकी नहीं मानी जाएगी। अगर हाँ मैंने मर्डर करा जी, तो आपके खिलाफ मानी जाएगी। तो इसलिए ये संशय करते जो है ये 17 से भी 17 में आती है, स्वीकृति और संशय करती, एडमिशन और
ये कन्फेशन है। एडमिशन और कन्फेशन में अंतर समझ लेना। एडमिशन क्या है कि वो अनुमान या इशारा करती है, स्वीकृति नशे की हालत में मान्य नहीं है, और जबकि स्वीकृति नशे की हालत में भी मान्य है। ये इनमें अंतर समझ लेना धारा 17 में। धारा 18 देखो, धारा 18 कहती है कि स्वीकृति कार्यवाही के पक्षकार या उसके एजेंट वकील द्वारा की गई स्वीकृति जो उसने मालिक के हित के विरुद्ध है तो सुसंगत होगी, मानी जाएगी। यानी स्वीकृति वाला, यानी सुसंगत मतलब रिलेवेंट होगी। अगर उसका कोई वकील या उसका जिसने उसे अथॉरिटी दे रखी और या जो जिसे उसे मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी वो इस कार्य संभालने का, वो कर ले तो उसकी भी मान्य होगी। 19 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थितिवाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। फाटक संग्रह, तो 19 भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 थोड़ी सी है, 18 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 20 रेफरी का सिद्धांत है ये, इसको ऐसे 20 को रेफरी के सिद्धांत से याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। वाद के पक्षकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट, इसे पढ़ लेना एविडेंस एक्ट में। तो ये मैंने आपको बच्चों बताया कि क्या क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट धारा थी वो बताई। आगे मैं दूसरे उससे बताता हूँ कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें चीज़, वो इनको याद करने का तरीका क्या होगा। अब इनको याद हम ऐसे करेंगे, देखो 5 विवादक तो मैंने ऐसे याद किया था इनको, जैसे आपके सामने है, मैंने इसको ऐसे याद किया था। ये है धारा 5 विवादक एवं सुसंगत तथ्यों को साक्ष्य दिया जा सकता है। 6 में एक ही समय व्यवहार के भाग होने पर वाले तथ्यों की सुसंगति, यानी राष्ट्र का दोस्त। 7 राष्ट्रीय स्टेप भी 6 में ही है। ये शब्द याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है शब्द, यही आते हैं उसमें बच्चों, ये शब्द ही आते हैं उसमें एविडेंस एक्ट में। और 6 हो गए। 7 वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु को परिणाम है, यानी क्या है, गुत्थम गुत्था के साक्ष्य है। गुत्थम गुत्था की जब लड़ाई हो रही थी उसके साक्ष्य कहाँ है, वे 7 में है। हेतु तैयारी एवं पूर्व का या पश्चात का आचरण 8 में है। 9 में क्या, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पूर्व स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य नक्शा मौका जारी करना, ये है 9 में। 9 में क्या है, नक्शा मौका जारी, जो वो पूछ रहा है 9 में नक्शा मौका किस में है, 9 में है। यानी सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन किस में है, 9 में। यानी नक्शा मौका और जारी करना किसमें, 9 में नक्शा मौका होगा। 10 में होगा सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें, यानी 10 मतलब दसना, 10 मतलब दसना यानी कहना। 10 में क्या है, दसना, परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें, यानी 10 मतलब दसना। 11 में क्या है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, अन्यथा सुसंगत नहीं है। कब सुसंगत है, अलीबाई का तथ्य, ये अन्यंत्र उपस्थिति, अलीबाई का तो क्या है, 11 मतलब अलीबाई अन्यंत्र उपस्थिति 11, तो 11 में क्या है, अलीबाई या अन्यंत्र उपस्थिति। ये इंपॉर्टेंट है वेरी, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। अन्यंत्र उपस्थिति भी दे देगा या अलीबाई भी दे देगा। 12 में संपत्ति के मुकदमों में अदालत को नुकसान का आकलन करने वाले तथ्य सुसंगत है। 12 इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 11 तक है। 12, 15 कार्य आकस्मिक या जानबूझकर किया गया इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। अच्छा जी, स्वीकृति से संबंधित आ गए 21 स्वीकृति का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। 24 में उत्प्रेरण, धमकी या वचन द्वारा कराई गई स्वीकृति दंडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है, रिश्तेदारों या दोस्तों के द्वारा। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 21 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 25, 26, 27 देखो, 25, 26, 27 इंपॉर्टेंट है। धारा 25 में पुलिस अफसर, 25 में क्या है, पुलिस अफसर। 26 में पुलिस अफसर से किए गए संस्वीकृति का साबित न किया जाना, ये कोर्ट में नहीं साबित की जा सकती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आप फिल्मों में देख सकते। तो ये एविडेंस एक्ट की धारा 25 में पुलिस जो धारा एविडेंस एक्ट की धारा 25 के अनुसार जो पुलिस को दिया बयान क्या है, कोर्ट में सिद्ध नहीं किया जा सकता। 26 क्या है, पुलिस के अभिरक्षण में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना। 26 में क्या, 26 में भी 25, 26 और 27 तीनों क्या है, पुलिस से संबंधित है।
वो क्या है, पुलिस के सामने है, वो 26 क्या है पुलिस की रक्षा में यानी कस्टडी में है, 27 में क्या है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी और कितनी नहीं की जा सकेगी। साबित वही की जा सकेगी, 25 का अपवाद है, पर साबित वो की जा सकेगी जो उससे बरामद हुई है, जो उससे बरामद हुई है वो साबित की जा सकेगी। 27 में देखो 25, 26, 27 वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साबित वो की जा सकेगी जो उससे हमें बरामद हुई है, जो हमने उससे मतलब उससे पूछा कि पैसे कहाँ रखे, उसने बता दिया वहाँ मिल गई, लाश कहाँ है उसने बता दिया वहाँ मिल गई। जो बरामद होगी वो उस कोर्ट में साबित की जा सके, जो नहीं हुई वो साबित नहीं कर सकते। 28 मन पर उत्पीड़न, धमकी या वचन से पैदा हुए प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात ही संशय विकल्प सुसंगत है। 24 का अपवाद है, 25 का अपवाद 27 है और 24 का अपवाद 28 है। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट धारा है 32। धारा 32 होगी वे दशा जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य के बारे में किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया या मिल नहीं सका इत्यादि। मृत्युकालिक कथन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मृत्युकालिक कथन, मृत्यु समय का जो बयान है उसका वो उसने झूठा दिया या सच्चा, वो कोर्ट में मान्य होगा। ये कोर्ट ये मान के चलता है कि जब वो आदमी मर रहा है तो वो झूठ नहीं बोलेगा। 33 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, यानी जो एक केस में या एक केस में मतलब साबित हो गया उसमें किसी को उसके उस तथ्य के आधार पर सजा मिल गई, तो वो दूसरे केस में भी क्या होगा, सुसंगत होगा, रिलीवेंट होगा। उसे साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति वो उस केस को भी मतलब दूसरे केस को भी साबित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 34 क्या है भाई, खाता या पेन ड्राइव में लिखी बातें कब सुसंगत है। 35 क्या है, ये 34 35 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों धारा इतनी इंपॉर्टेंट है। 34 35 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 32 33 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, रोजनाम तक की सुसंगति, ये थोड़ा याद रखना, पढ़ जरूर लेना, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी है जितनी वे है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखी हुई है यहाँ। 45 विशेषज्ञ की राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 45 का इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए परीक्षक की राय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 45 का 46 विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 47 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 47 हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है, ये सारी क्या आ गई, एफएसएल की आ गई, जो इनमें एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट की राय कब सुसंगत है। वैज्ञानिक एक्सपर्ट की जो कोर्ट में जो राय मांगी जाती है वो इनके तहत ही मांगी जाती है। 45 के 46 47 ये और 47 के ये सारी धाराएं क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 51 पढ़ लेना, राय के आधार पर कब सुसंगत है, ये 51 पढ़ लेना, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। ये सब डॉक्टर मास्टर जो भी तुम्हारे मतलब वैज्ञानिक जो एफएसएल जो जितने भी सारे जो एक्सपर्टों की राय मांगी जाती है इन्हीं के तहत मांगी जाती है। सील कब सुसंगत है, धारा 52 क्या है, सील कब सुसंगत है, ये 52 सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है, यानी सिविल मामलों में 52 में क्या है, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। सील को कहते हैं कैरेक्टर जो है उसमें मान्य नहीं है सिविल मामलों में। किसी को अगर केस को साबित करने के लिए कैरेक्टर की कोई मान्यता नहीं है। 53 में दांडिक यानी फौजदारी मामलों में पूर्ववर्तनशील सुसंगत है, पिछला शील सुसंगत है अगर गुड कैरेक्टर है, ये नहीं है कि बैड कैरेक्टर है, चाहे उसने कितने भी बुरे कर्म कर रखे, कहीं भी उसका कैरेक्टर कितना भी खराब है तो वे विसंगत होंगे, लेकिन गुड कैरेक्टर क्या होगा, सुसंगत होगा कि हाँ भाई ये अच्छा आदमी था, इसने ये इतने अच्छे काम किए, ये तो वे उससे वो केस इफेक्टेड होगा। धारा 53 क्या, कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्यों का सुसंगत न होना। सर्टेन केसेस, पूर्व लैंगिक, ये समझो
कतिपय मामलों में शील या पूर्णलिंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये पहले भी इस काम को करवाती रहती थी तो अब इसके साथ रेप हो गया तो कोई बात नहीं है। नहीं, उसने पहले से कितनी बार भी उसका कैरेक्टर खराब था, कितने भी आदमी के साथ में सोई है, उससे कोई संबंध नहीं है कोर्ट को। उसको ये है कि अब फिलहाल पिछली उसके कैरेक्टर का इस जो केस चल रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पहले नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई है। ये बाद में जोड़ी गई है क्योंकि बहुत से आदमी इसी कारण छूट जा रहे थे, क्योंकि ये सिद्ध कर देते थे कि ये तो आदतन है, और तो आदतन है तो इसके साथ में हो गया तो कोई बात नहीं है, तो इसे बाद में जोड़ा गया, जिससे अब भले वो आदतन हो या ना हो, आप उस केस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुम्बन उत्तर में होने के सिवाय पूर्ववर्तन बुराशील सुसंगत नहीं है। उत्तर में होने के सिवाय पूर्ववर्तन बुराशील सुसंगत नहीं है, यानी आप प्रसन्न नहीं कर सकते, आप उसका जो बैड कैरेक्टर है उस पर प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, ये नहीं कह सकते कि भाई जैसे मैं बताया कि ये तो पहले भी इस काम को कराती रही है, तो मतलब उसके तो हाँ, उत्तर में होने के सिवाय पूर्ववर्तन बुराशील सुसंगत नहीं है। एक्सेप्ट इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, ये मतलब बैड कैरेक्टर कहाँ सुसंगत नहीं है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। उत्तर में होने के सिवाय का मतलब है कि आप उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते, शायद जहाँ तक मेरी याद है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। 59 ओरल, 59 किससे संबंधित है? ओरल से संबंधित है। ओरल ये भी इंपॉर्टेंट है, मौखिक साक्ष्य द्वारा, ये को आता है पेपरों में, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना, ये ऐसे ही आएगा, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना। कौन सी धारा में है? 59 में है, 59 ओरल। और 60 में क्या है? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। कब? मौखिक साक्ष्य क्या होना चाहिए? आमने सामने होना चाहिए, ये नहीं कि सुनी सुनाई बात कर दे। 59 मतलब ओरल बात नहीं चलेगी। कब चलेगी? जब सामना हुआ। अच्छा, 61 दस्तावेजों के अंतर वस्तु का सबूत, 61 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 62 है प्राथमिक साक्ष्य, 63 है द्वितीयक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य है जो ओरिजिनल है चीज, ओरिजिनल कॉपी, और जो फोटो कॉपी है सेकंड साक्ष्य है। फोटो कॉपी क्या है? द्वितीयक साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य ओरिजिनल कॉपी है, और द्वितीय साक्ष्य क्या? फोटो कॉपी है। और जो 64 है दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना, ठीक है। 65 क्या है? ये फोटो कॉपी क्या होनी चाहिए? अटेस्टेड। अगर ये अटेस्टेड है तो ये भी मान्य होगी, द्वितीयक साक्ष्य भी मान्य होगा। और पहला तो मान्य ही। और 64 में दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। 65 में अवस्था जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य द्वारा किया जा सकेगा, यानी प्रथम 62 का 64 है और 63 का 65 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 65 में यही बताया गया कि कब द्वितीयक साक्ष्य मान्य होंगे, क्या यानी अगर वो अटेस्टेड है किसी से तो मान्य होंगे, किसी गजेटेड अफसर से अटेस्टेड है तो मान्य होंगे। 65 क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान 65 क्या में है? 65 क्या में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता है। 65 क्या में कब, यानी वो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उस टाइम पे ये जो कंप्यूटर चल रहा था, या ये कैमरा चल रहा था, या उसकी CDR जो वगैरह जो FSL से है, या जैसे भी, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें है। 66 में है देखो, पेश करने की सूचना के बारे में नियम। 67 में सिग्नेचर या हैंडराइटिंग का साबित किया जाना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लेना, इतनी इंपॉर्टेंट लेकिन नहीं है, ये कम आता है एग्जाम में। 66 67 का 67 73 का। अच्छा, 74 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 74 ये आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 75 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 76 लोग दस्तावेज की प्रमाणिक प्रतियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं है। स्वतंत्र प्रमाणिक प्रतियों के पेश किए जाने के द्वारा दस्तावेजों का सबूत, 78 इनको पढ़ लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन 74 75 बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 थोड़ा सा उससे उनसे कम इम्पोर्टेंट है, और 77 78 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ जरूर लेने के। अब 79 प्रमाणिक प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा।
ये भी इतना नहीं है, 87 90 ये 30 वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा, ये पढ़ लेना, लेकिन ये पढ़ लो, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, भाग 3, ये सबूत का भार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी, जितना इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये सबूत का भार किस पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबूत का भार किस पर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों धारा इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी आगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों धारा इंपॉर्टेंट है, आगे भी पढ़ लेना इनको। अब उससे आगे इंपॉर्टेंट कहाँ है, उससे आगे इंपॉर्टेंट है, सीधा यहाँ पे आ जाओ 112, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आपने जब परिभाषा पढ़ रहे थे वहाँ भी इसका एग्जाम्पल था, विवाहित स्थिति के दौरान संतान का जन्म होना, ये क्या है, ये क्या माना जाएगा, ये निश्चयक सबूत। ये आ गया ये शब्द, ये जो हमने पढ़ा था, ये क्या है, निश्चयक सबूत। ये क्या है, आप इसमें क्या नहीं कर सकते, आप इसमें साबित या ना साबित करने की आपको कोई परमिशन नहीं है, कोर्ट इसे मान के ही चलेगा कि बड़ा कापी का है। 113 राज्य क्षेत्र का अध्ययन का सबूत। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 113 क्या इंपॉर्टेंट है, 113 क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रचरण के बारे में उपधारणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्महत्या के दुष्प्रचरण के बारे में क्या करेगा, उपधारणा। ये शब्द मैं परिभाषा में पढ़ा हमने, ये शब्द उपधारणा क्या करेगा, उपधारणा करेगा। और उपधारणा कर ली उसने, तो मैं प्रिज्यूम कर लिया, तो क्या करेगा, आपको सीधा आपको करना पड़ेगा, साबित आपको करना पड़ेगा। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा, ये क्या है, उपधारणा करेगा, कर सकेगा नहीं, उपधारणा करेगा। अब 114 में देखो क्या है, 114 में क्या, न्यायालय कहीं किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। यहाँ पे ये शब्द आया, उपधारित कर सकेगा, जो कि हम उसमें पढ़ के आए थे। न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा, यानी उनका अस्तित्व मान्य कर सकेगा। 114 क्या, बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में संपत्ति के न होने के बारे में उपधारणा। यहाँ भी ये सारी धारा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनमें इन शब्दों का यूज हुआ है। ये मतलब इसमें तो आपको सबूत दे ही नहीं सकते, ये तो माना जाएगा संतान आप ही है, शादी के बाद को भी है, ठीक है। या विवाहित स्थिति के दौरान संतान का जन्म होना, हाँ, धर्मजत्या का निश्चय सबूत है। अच्छा, अब इसमें 13 क्या में क्या है कि विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रचरण यानी उसे भड़काना, आत्महत्या के लिए भड़काने के बारे में उपधारणा कोर्ट करेगा कि तुमने भड़काया, तू सिद्ध करेगा कि तुमने नहीं भड़काया। दहेज मृत्यु में भी क्या करेगा, उपधारणा करेगा कि तुमने ही की है, आप सिद्ध करो कि क्या नहीं की है। 14 में भी उपधारणा कर सकेगा, इसमें आपसे पूछ सकता है हालत देख के। और 114 का है, तो ये 112 113 113 का है, 112 113 का है, 113 का है, 114 और 114 का है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन शब्दों के कारण। अब यहाँ पे देखो, ये है साक्ष्यों की परीक्षा के संबंध में, ये इनका क्रम आ जाता है, साक्ष्यों की पेश करने और उनकी परीक्षा का क्रम। ये 135 में जो क्या है, ये जो क्रम मैंने दिया है, प्रमुख जांच पड़ताल जिरह और फिर पुण्य जांच पड़ताल, ये शुरू में ही मैंने बताया था। ये क्वेश्चन आ जाता है 135 धारा में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 135 में क्रम आ जाता है। 136 में क्या है, साक्ष्य न्यायालय साक्ष्य को स्वीकार करने के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं है। मुख्य परीक्षा ये एक बार ये पढ़ जरूर लेना, सारी क्या है इंपॉर्टेंट है, पढ़ जरूर लेना, लेकिन इतनी नहीं है कि भाई एग्जाम में आएगी। अच्छा जी, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, ये भी पढ़ लेना, ये सारी पढ़ लेना, एक बार पढ़ जरूर लेना इनको। अच्छा, 146, लेकिन ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम कोर्ट में बयान देने जाते हैं काफ़ी दिनों के बाद में, तो अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए हमें पुलिस फाइल पढ़ने के लिए पीपी बोलता है कि पुलिस फाइल पढ़ लो भाई। वो इसी धारा के, एविडेंस एक्ट की इसी धारा के तहत तो हमें पढ़ाई जाती है। 59 मतलब सठ बुद्धि, इससे मैं याद रखता था, 59 मतलब सठ बुद्धि, 159 के तहत है, इसीलिए हमें पुलिस फाइल पढ़ाई जाती है स्मृति ताज़ा करने के लिए। और स्मृति ताज़ा करने के लिए उपयोग में लाए गए लेख के बारे में विरोधी पक्ष का अधिकार है, वो आपसे वो उन लेखों पर क्या उठा सकता है, विपत्ति उठा सकता है। लेकिन ये 161 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 59 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है, हर बार आती है लगभग। तो बच्चों, इस तरह हमारा एविडेंस एक्ट खत्म होता है। आशा करता हूँ समझ आई होगी बात। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और एविडेंस एक्ट पढ़ाने के लिए बच्चे 10 या 20 हज़ार रुपये देते हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, तो
कोशिश की है कि शायद आपकी समझ आ जाए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, फिर का तो बच्चों, और कमेंट करें। छड़ ना जाई ना दिलों कड ना जाई, जिंदगी नू रोग वांगू लग ना जाई। छड़ ना जाई ना दिलों कड ना जाई, जिंदगी नू रोग वांगू लग ना जाई। तेरे तो बगैर जीना किस कम दा, तेनू वेख वेख साडे सौ चलदे, तेरे बिना मर जांगे सौ रब दी। छड़ ना जाई ना दिलों कड ना जाई, जिंदगी नू रोग वांगू लग ना जाई। जिंदगी नू रोग वांगू लग ना जाई। चन जेहा मुख तेरा नैनी रहिंदा वसिया, तेरे तो बगैर जावे पल भी ना कटिया। चन जेहा मुख तेरा नैनी रहिंदा वसिया, दिल करे तेनू दिन रात वेखी जावां, वेख वेख तेनू नहीं ओ अख साडे सौ चलदे, तेरे बिना मर जागे सौ रब दी। छड़ ना जाई ना दिलों कड ना जाई, जिंदगी नू रोग वांगू लग ना जाई। जिंदगी नू रोग वांगू लग ना जाई। हर खुशी वारा तेरी एक मुस्कान तो, जग्गी जोड़ किया तेनू चाहंदा वध जान तो। हर खुशी वारा तेरी एक मुस्कान तो, जग्गी जोड़ किया तेनू चाहंदा वध जान तो। हीरिया तो महंगे असी रोल दी ना मिट्टी, बन हकदार मेरी रग रग दी। तेनू वेख वेख साडे सौ चलदे, तेरे बिना मर जांगे सौ रब दी। छड़ ना जाई ना दिलों कड ना जाई, जिंदगी नू रोग वांगू लग ना जाई। जिंदगी नू रोग वांगू लग ना जाई। ठोकिया डराबिया ना वैरिया